उमर था सहने अदालत से आज फिर गुजरा, हिसारे जब्र में लिपटा बदन संभाले हुए। कोई भी खौफ आया था न उसके चेहरे से, लबों पे उसके अजब मौज थी तबस्सुम की। मैं अगर आपको अंदर की बात बताऊं तो खुद मेरी मतलब उमर की बहनों की जो फ्रेंड्स हैं, उनके रिश्तेदार उनको कहते हैं कि जब उन्हें ये पता चलता है कि उमर की बहन की फ्रेंड है तो उनको डांटते धमकाते हैं कि खबरदार उस घर में मत जाना। बार बार ऐसा लगता था कि शायद पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई न्यूज ही नहीं है दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उमर खालिद और उमर खालिद। 6 साल का लंबा वक्त गुजर गया और अभी भी बज़ाहिर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। वो मौज रख्सा थी बहनों की आरज़ू जिसमें, वो मौज महफिले यारा की जिसमें यादें थी। आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत हजारों लोगों ने इस किताब को खरीदा है, हजारों लोग उसको पढ़ रहे हैं और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उमर को जानने और पहचानने का एक नया मौका है उनके लिए। जितने लोग यहाँ उमर के लिए आज जमा हुए हैं और इस किताब के पब्लिशर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस काम को किया। जैसा कि उमर ने भी कहा कि जब वो इस थीसिस को लिख रहे थे तो उनके जहन में ये था कि उनकी सुपरवाइज़र मैम और उनके इन्विजिलेटर और एग्जामिनर उसको पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये सोचा भी नहीं होगा कि हज़ारों लोग उनकी इस थीसिस को पढ़ेंगे। और ये किताब हमें मिली बेइंतहा खुशी का वक्त था, लेकिन साथ ही बहुत गम भी है साथ में कि उमर हमारे बीच में मौजूद नहीं है। जिन्होंने ये किताब लिखी वो आज सलाखों के पीछे है। हमें ये किताब जब मिली और हमने इसको पढ़ना शुरू किया और देखा तो सबसे पहले मेरे जहन में जो चीज़ आई वो हालात थे 2016 के, जबकि उमर के खिलाफ पूरा एक वावेला मचा था। हम सबको याद होगा कि किस तरह मीडिया में उस वक्त उमर के अंडरग्राउंड होने का और फिर अरेस्ट होने का, और वो जो इशू था बार बार ऐसा लगता था कि शायद पूरे हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई न्यूज ही नहीं है दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उमर खालिद और उमर खालिद। हालांकि उनके साथ और नाम भी थे लेकिन वो उनके नैरेटिव को ज्यादा सूट नहीं करते थे, इसलिए वो नाम अब नहीं है और उमर खालिद का नाम जो है वो आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो मीडिया के थ्रू एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो 2016 का वो बहुत मुश्किल वक्त इस माने में भी था कि वो पहला एनकाउंटर था हम लोगों के लिए इन हालात का। पहली दफ़ा हमने ये सब चीज़ें फेस की थी, खुद उमर ने भी और पूरी फैमिली ने भी, उमर की बहनें और सब लोगों के लिए ये एक नया एक तजर्बा था कि किस तरह से पुलिस और मीडिया के थ्रू उमर को जो नाम दिया जा रहा था, जिस तरह पेश किया जा रहा था वो हमको मालूम है। उन हालात में फिर वो अरेस्ट भी हुआ और अरेस्ट के बाद जब उमर को और रिलीज होकर आए, ये वही साल है जबकि उन्हें अपनी थीसिस कंप्लीट करके सबमिट करनी थी। तो वो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर और पुलिस का और सब चीज़ों का एक जहनी तौर पे जो प्रेशर होता है, उन हालात में उमर ने इस थीसिस को कंप्लीट किया। इस थीसिस को लिखते वक्त जिन लोगों ने भी जिस तरह उसकी हेल्प की, मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। उन हालात में वो थीसिस कंप्लीट करने के बाद सबमिशन का मामला था, वो भी जो है मना कर दिया गया, लेकिन कोर्ट के इंटरवेंशन से वो थीसिस सबमिट हुई जो आज किताब की शक्ल में हमारे सामने है। मैंने ये बात कही थी कि ये किताब हम वाकई सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि वो जेल में है, बल्कि वो एक जो किताब है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया भी है, एक एसेट है हमारे लिए। हम ये सोचकर उस किताब का पढ़ें और आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत हजारों लोगों ने इस किताब को खरीदा है, हजारों लोग उसको पढ़ रहे हैं और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं उमर को जानने और पहचानने का एक नया मौका है उनके लिए। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो ये मीडिया का नैरेटिव है उसके जरिए से मासेज में, अवाम में उमर की जो तस्वीर है उसको हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह। मैं अगर आपको अंदर की बात बताऊं तो खुद मेरी मतलब उमर की बहनों की जो फ्रेंड्स हैं, उनके रिश्तेदार उनको कहते हैं कि जब उन्हें ये पता चलता है कि उमर की बहन की फ्रेंड है तो उनको
ڈانٹتے دھمکاتے ہیں کہ خبردار اس گھر میں مت جانا، لیکن جن لوگوں نے عمر کو قریب سے دیکھا ہے، جو جانتے ہیں، وہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، وہ اس کے کو بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ سب یہ معلوم ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر کوئی اتنا قریب سے نہ فیملی کو نہ عمر کو جان سکتا ہے، لیکن یہ موقع ہے اس کتاب کے ذریعے سے کہ ہم اس کو جانیں، اس کے خیالات کو جانیں، وہ کس لیے کھڑا ہوا، وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ وہ ہم دیکھیں گے کہ آدیواسیوں کی بات وہ کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں دبے کچلے لوگوں کی بات، مائنورٹیز کی بات، جن کو سپریس کیا جا رہا ہے، ان کے لیے اس نے آواز اٹھائی، اور یہی اس کا سب سے بڑا جرم بن گیا، اور اسی وجہ سے وہ آج سلاخوں کے پیچھے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عمر کا اریسٹ ہوا تھا تو کسی نے ہمارے سامنے یہ بات کہی تھی کہ شاید یہ 2 سال کے لیے اندر چلے جائیں، اور اس وقت ایسا دھکا سا لگا تھا کہ 2 سال، مطلب یہ فیل ہو رہا تھا کہ 2 سال تو بہت بڑی مدت ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 سال کا لمبا وقت گزر گیا اور ابھی بھی بظاہر کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں بھروسہ ہے عدالتوں پر، لیکن عدالتوں کے رویے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کیا کس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نظم میں جو کہ انتظار نعیم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ انہوں نے عمر کے لیے لکھی ہے، تو میں وہ پڑھ کر اپنی بات کو ختم کروں گی۔ عمر تھا صحن عدالت سے آج پھر گزرا، حصار جبر میں لپٹا بدن سنبھالے ہوئے، کوئی بھی خوف عیاں تھا نہ اس کے چہرے سے، لبوں پہ اس کے عجب موج تھی تبسم کی، وہ موج غرق تھی زنداں کی خاموشی جس میں، وہ موج جس میں چھپی تھی فضا کی صفا کی، وہ موج جس میں نہا موسموں کی شدت تھی، وہ موج جس میں بہاروں کے قافلے گم تھے، وہ موج جس میں رواں ماں کے غم کا دریا تھا، وہ موج جو تھی نشا باپ کی محبت کا، وہ موج رقصہ تھی بہنوں کی آرزو جس میں، وہ موج محفل یاراں کی جس میں یادیں تھیں، وہ موج پوچھ رہی تھی کہ جرم کیا ہے میرا، وہ موج پوچھ رہی تھی کہ جرم کیا ہے میرا، ہزار ظلم و ستم نے مجھے ہے کیوں گھیرا، لگی ہے کیوں یہ زباں کھولنے پہ پابندی، لگی ہے کیوں یہ زباں کھولنے پہ پابندی، ہے دور کیوں بھلا تقدیر رنگ و بو مجھ سے، عمر جو صحن عدالت سے آج گزرا تو صدا یہ گونج رہی تھی کہاں ہے آزادی، صدا یہ گونج رہی تھی کہاں ہے آزادی۔ تھینک یو سو مچ۔